स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आपकी विशेष योग्यता राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। आपने राजनीति शास्त्र से एमए तथा पीएचडी दोनों योग्यताएं अर्जित की। लंबे समय तक आपने डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं समर्पित की हैं। अध्यापन के क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव आपको प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एवं इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में मेंबर के रूप में भी आपकी भूमिका है। राजनीति शास्त्र पर 24 से अधिक पुस्तकें आपने अब तक प्रकाशित की हैं, जो कि राजनीति शास्त्र वेत्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने 61 रिसर्च पेपर और 121 कॉन्फ्रेंस में अपने भावों को व्यक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया में आपने 25वें इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन वर्ल्ड में पैनल चेयर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व स्तर के पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ महानुभाव आपसे जुड़े। इसके साथ ही साथ अनेक सम्मानों से, अनेक पुरस्कारों से आप पुरस्कृत किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। उसमें कुछ मुख्य सम्मान का मैं नाम ले रहा हूं। श्री निहाल सिंह यादव आईपीएसए नेशनल अवार्ड 2014 में आप इससे सम्मानित किए गए। गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड से 2018 में आप सम्मानित किए गए। शिक्षाविद सम्मान से 2020 में आपको सम्मानित किया गया। एक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र के विद्वान के रूप में मैं परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज इस राजधर्म संगोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे माननीय सांसद श्री अश्विनी वैष्णव जी, जिनके सारगर्भित वक्तव्य को सुन रहा था और ऐसा अनुभव कर रहा था कि राजनीति के माध्यम से जनहित परहित किस तरह शुचितापूर्ण तरीके से सक्रिय होकर समभाव से किया जा सकता है। वस्तुतः यह राजनीति शास्त्र का एक गूढ़ पक्ष है जिसे हम व्यवहारिक पक्ष कहते हैं, और इसी के लिए राजनीति है भी। राजनीति लोक कल्याण की विधा है और उसमें वो किस तरह से प्रतिभाग करते रहे, किस तरह योगदान करते रहे, निश्चय ही गौरव का विषय है। मेरे अत्यंत आत्मीय प्रिय भाई और निरंतर सहयोग करने वाले महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, जो इस विषय में पारंगत हैं और विलक्षण वक्तृता के धनी हैं। संस्कृत निष्ठ वक्तव्य में इन्हें महारत हासिल है। तथ्य और तर्क इनके पास है, इसलिए संदर्भ प्रसंग बिल्कुल सही दिशा में रहता है। इनको सुन रहा था मैं, बहुत अच्छा लगता है जब भी ये किसी भी तरह मेरे पास होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या यथार्थ के धरातल पर। ये मेरे लिए बहुत शुभ कारक है, तो ऐसे शुभ कारक को सुनना भी शुभ होता है। बीच बीच में पूज्यवर को भी सुन रहा था, वो हम सभी के लिए संदेश भी है, संकेत भी है इस विषय को व्याख्यायित करने में और समृद्ध करने में, अपनी भूमिका निर्धारित करने के संदर्भ में। जब भी हम लोग राजनीति के बारे में विचार करते हैं तो मूल रूप से जो भाव उत्पन्न होता है कि यह है क्या। वस्तुतः राजनीति व्यक्ति, समाज, व्यवस्था, राष्ट्र और वैश्विक समुदाय के संबंधों को व्याख्यायित करने वाली विधा है, और इसी के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व, अस्तित्व, मंतव्य और गंतव्य का बोध कर पाते हैं। साथ ही समाज की संरचना, अवयव
और अवलंब के बारे में समझते हैं। समाज की सोच क्या है, समझ क्या है और किस दिशा में इसे बढ़ना है, इसका विचार करते हैं। धर्म का यथार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है और तत्वार्थ क्या है, यह भी हम राजनीति के माध्यम से समझते हैं। और सर्वोपरि शासक के गुण, कर्तव्य और लक्ष्य के विषय में हम समझते भी हैं और कहते भी हैं राजनीति के माध्यम से अथवा इसका आश्रय ले करके। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति अधिपति शास्त्र है, क्योंकि इसी में अन्य सभी विधाएं समाहित हैं। यह समाज को व्यवस्थित करते हुए राज्य को नियंत्रित, निर्देशित, नियमित और निरूपित करने की विधा है। इसलिए व्यक्ति से लेकर समाज से होते हुए राज्य तक को व्यवस्थित कर लेना और वैश्विक मंच पर राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंध और संवाद स्थापित करना, यह सब कुछ राजनीति में ही समाहित है। इतना ही नहीं, यह राजनीति ही नीति, नियम, नैतिकता, नियति और नियमन का भी निरूपण करती है। इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमारे धर्म में हो, हमारे दर्शन में हो, हमारे चिंतन में हो, हमारे व्यवहार में हो, जो राजनीति के दायरे में ना आए। परम पूज्य का यह कहना कि धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, पक्षपात रहित, सुरक्षित, संरक्षित, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की रचना विश्व स्तर पर करना ही राजनीति का ध्येय है, निश्चय ही सतत प्रासंगिक है। इसलिए जब भी हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं तो अपनी परंपरा और समकालीन मान्यता दोनों को दृष्टि में रखते हैं। हमारी परंपरा में वैदिक, औपनिषदिक, सांगीतिक, पौराणिक और ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर विविध स्मृतियों और नीति ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। बहुत सारे हमारे आचार्य हैं जो इस पर विचार भी करते हैं। बृहस्पति हैं, शुक्र हैं। बृहस्पति और भारद्वाज को तो राजशास्त्र प्रणेता भी कहा जाता है। मनु, याज्ञवल्क, बोधायन, पराशर, ये सभी हमारे राजनीति के आचार्य हैं और यह परंपरा हमारे चाणक्य तक आई। बाद में भी जो मनीषी हुए स्वातंत्र आंदोलन में, और आज भी सबकी अपनी उदात्त मान्यताएं हैं राजनीति को लेकर के। और इसीलिए हमारे यहाँ राजनीति को कई संदर्भों में देखा गया। वस्तुतः यह लोकहित, राष्ट्रहित और मानवता के संरक्षण के लिए सत्ताधारकों, सत्ताभिलाषियों, सत्ता साधकों और सत्ता के सूत्र को थामने वालों का खेल है। और इस खेल में ही पूरी प्रक्रिया है निर्माण की, व्यवस्था की और मनुष्य के लिए अवसर सुलभ कराने वाले साधनों की। इसलिए राजनीति अब एक संपूर्ण परिवेश है। आज कोई ऐसी घटना नहीं होती स्थानीय, आंचलिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें राजनीति का अंश न माना जाए या राजनीति का कारण न माना जाए। इसलिए अब राजनीति परिवेश है, पर्यावरण है। हम राजनीति जीते हैं और राजनीति की ही सांस लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण है राजनीति। हम इसे कह सकते हैं कि व्यक्ति और सत्ता के संबंधों का इसमें भाष्य होता है, अथवा सत्ता की नीतियां कैसे बनती हैं, कैसे क्रियान्वित होती हैं। अभी माननीय सांसद जी को हम लोग सुन रहे थे, कैसे चुनौती को अवसर में बदल दिया जाता है। यह सामर्थ्य राजनीति में ही है। पाश्चात्य मान्यता यह है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, जैसा बिस्मार्क कहते थे, और साथ ही राजनीति में अच्छे लोग नहीं होते। लेकिन हमारी मान्यता यह है कि राजनीति संभावनाओं से आगे का भी खेल है और राजनीति समस्याओं के समाधान की विधा है। कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान राजनीति के माध्यम से ना होगा, क्योंकि राजनीति संपूर्णता की समझ रखती है। और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति के खेल में, राजनीति के आरोह अवरोह में, राजनीतिक संवाद में मतभेद हो सकता है, मतांतर हो सकता है,
लेकिन इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती। हमारे यहाँ भारत में राजनीति की दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता है तत्व कलानिधि में वर्णित है, और दूसरी मान्यता हमारे यहाँ भरथेरी की है। तत्व कलानिधि में राजनीति को देवता के रूप में देखा गया है। अर्थशास्त्रम भवेद गौरम सारिका वदनम शुभम अक्षसूत्रम फलम बिभ्रत अन्नाहारम कमंडुलम, कि राजनीति तो शुभ्र है, इसमें कोई दाग नहीं है, यह निर्दोष होती है। अर्थात किसी भी प्रकार की कलुषता राजनीति का न तो विषय है और न ही पक्ष है, न ही यह इसका स्वभाव है। अगर कहीं है तो राजनीति नहीं है। इसमें मधुर बोलने का विधान है। इसका वदन मैना पक्षी की तरह से है, सारिका पक्षी की तरह, जिसे शुभ माना जाता है। अर्थात राजनीति शुभ करने के लिए है, अशुभ राजनीति की वृत्ति नहीं है, वह दूसरी विधा है। इसके 4 हाथ हैं। एक हाथ जिसमें अक्षसूत्र होता है, जब मालिका ध्यान का है, वह ध्यान लोकहित का है, जनहित का है। दूसरे हाथ में फल, फलम बिभ्रत, अर्थात राजनीति वह सय है जो परिश्रम का फल देती है, और यह फल सुफल होता है, हमेशा शुभ, सुंदर, सुग्राह्य, अर्थात जिससे हम तृप्त हों और आत्मबोध हो कि हमारे कर्मों का सुफल मिलता है। ये इसका दूसरा हाथ इस बात का प्रतीक है। तीसरा हाथ जो अन्नाहार, अन्न का पात्र है, अर्थात किसी भी स्थिति में एक देश विशेष के जो निवासी हैं वह भूखमरी अथवा अन्न के अभाव से ग्रस्त नहीं होंगे, यह देखना शासन का दायित्व होता है। और चौथे हाथ में कमंडल, अर्थात जल प्रवाह। जल प्रवाह जो गति और प्रगति का द्योतक है और जीवन रक्षण का द्योतक है, बिना जल के जीवन नहीं। इन बातों को लेकर के हमारे यहाँ राजनीति की कल्पना भी की गई है और कामना भी की गई है। इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। और ऐसी राजनीति जब राज्य के स्तर पर आती है तो इसके अंगों का विवेचन करती है। और फिर हम चाणक्य का ध्यान करते हैं, जो सप्तांग राज्य की चर्चा करते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। हमारे यहाँ यह सब एक अलग विधाएं हैं। शासक कैसा होना चाहिए, गुण धर्म कैसे होने चाहिए, लक्ष्य कैसे होना चाहिए, उसमें विधान है। जो मंत्री परिषद है उसके गुण क्या होने चाहिए, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसका विधान है। जनपद, भूभाग और जनसंख्या, अर्थात जो जनसंख्या हो उसमें राष्ट्रभक्ति हो और भूभाग इतना उर्वर हो कि कभी किसी चीज की कमी न होने दे। सुरक्षा विधान, दुर्ग, इस पर ध्यान देना चाहिए। कोष, वैभव होना चाहिए, न्यायप्रियता होनी चाहिए, दंड होना चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ कानून की व्यवस्था, सैन्य बल और मित्र हमारे सुहृद होने चाहिए। हमारे जो 3 तत्व हैं, इसी में पूरा पश्चिम के 5 तत्व समाहित हैं। स्वामी में ही उनकी सरकार है, उनकी संप्रभुता है। हमारे जनपद में ही उनकी जनसंख्या है, भूभाग है, और जो 4 अंग यही मित्र में उनकी मान्यता है। इसके अतिरिक्त जो अमात्य, मंत्री वर्ग, अस्थायी प्रशासन है, ये उनके राज्य मंडली में नहीं है। जो सुरक्षा का प्रबंध है, दुर्ग और अर्थशास्त्र, यह उनकी व्यवस्था में नहीं है। हम बहुत आगे आदिकाल से ही राज्य की व्यवस्था और उसके निर्धारण में रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऋग्वेद, अथर्ववेद में भी इसकी चर्चा बहुत हुई। अथर्ववेद में तो पृथ्वी के सूक्त में है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम तो पृथ्वी को माँ मानते हैं और अपने को उसका पुत्र मानते हैं। ये हमारी राजनीति का आशय है। इसमें हम धरा को माँ मानते हैं, इसमें हम प्रकृति का बंधन करते हैं, इसमें हम लैंगिक समानता का उद्घोष करते हैं, जो मनुस्मृति में है, राजनीति का प्रमुख धर्म भी है। बाद में यही गौतम बुद्ध ने भी कहा, मनुस्मृति में लिखा नारी वंदना के लिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया।
नारियों का स्तवन होना चाहिए। ये कहा हमारे शास्त्रों में, ये हमारे राजनीति का आशय है। हमारे भाई संजीव जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। दंडनीति के 4 आधार, अलब्ध लब्धार्थी, लब्ध परिरक्षणी, रक्षित विवर्धिनी, बृहत स्मृति तीर्थ प्रतिपादिनी। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ कही। हमारी व्यवस्था में ज्ञान के 4 मार्ग बताए गए, जो राजनीति के 4 अवयव बताए जाते हैं, आन्विक्स की त्रयी वार्ता और दंडनीति। इससे संचालित होती है राजनीति। फिर हमारे यहाँ खटगुणी नीति दिया गया, संधि विग्रह यान यासव यान आश्रय द्वैधि भाव संश्रय। इस पर हम विचार करते हैं, मंडल सिद्धांत को लेकर चलते हैं। विजिगिषु, शत्रु मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, पार्षद, इस सब को लेकर न केवल राष्ट्रीय राजनीति अपितु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ढेर सारे अवयव और आशय हमारे यहाँ पहले से ही वर्णित हैं। हमारे यहाँ यह भी मान्यता है कि राजा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, राजा का दायित्व क्या होना चाहिए, अर्थात शासक को करना क्या चाहिए। अर्थशास्त्र में लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम, नात्मा प्रियम हितम राज्ञ प्रजा नाम तो प्रिय हितम। जो प्रजा का हितकर है, सुखकर है, वही राजा के लिए भी है। राजा का या शासक का अपना कुछ तो है ही नहीं। इसीलिए संविधान सबसे बड़ा धर्म, राष्ट्र सबसे बड़ी आस्था की पूंजी, जहाँ हमारी आस्था होती है। और राष्ट्र के जन, हमारे भाई बंधु, हमारे लिए हमेशा बंधनीय, हम सबकी वंदना करते हैं, राष्ट्र का बंधन करते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। हमारे यहाँ राम राज्य है, जहाँ सभी परस्पर प्रेम करते हैं, जहाँ कहीं अभाव है ही नहीं, जहाँ भाव का प्रभाव है, संवेदनशीलता है, शुद्धता है, पारदर्शिता है, कर्तव्य निष्ठा है। हम उस राम राज्य की कल्पना करते हैं। ये हमारी सनातन राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन भर्तृहरि ने एक दूसरी राजनीति की ओर भी संकेत किया, वह भी महत्वपूर्ण है। सत्याग्रता च परिस्था प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपचार्थ परा बदान्या नित्य व्यया नित्य प्रचुर धनागमा च वारांगनेव नृप नीतिर्नेक रूपा। कि जिसमें सत्य भी है, असत्य भी है, कठोर वचन भी है, मृदु वचन भी है, कष्ट देने का भी भाव है, प्रेम करने का भी भाव है, भोगशीलता का भी भाव है, व्यय भी है, धनागम भी है। इस तरह से इसकी वृत्ति बहुत चंचला होती है। संभवतः उसी समय उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो गुण धर्म हैं उसका अनुभव कर लिया था, क्या होने वाली है राजनीति की दिशा और दशा, इसके बारे में। लेकिन यह जो भर्तृहरि ने कहा वो भारत की सनातन राजनीति से मेल नहीं खाता। वो एक व्यवहारिक पक्ष है जो हमेशा लागू नहीं होता। यथाशीघ्र सफलता के लिए इसका प्रयोग होता है। और आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर राष्ट्र यथाशीघ्र अतिशय संपन्न हो जाना चाहता है, हर व्यक्ति यथाशीघ्र संपन्न हो जाना चाहता है, उसकी ओर उनका संकेत था। मूलतः वह धन के बारे में बता रहे थे और धन की विशेषता बताते बताते उन्होंने इसे राजनीति से जोड़ दिया था। हमारे यहाँ राजनीति में धन के बारे में भी विशद विवेचन है। इसको भी लेकर के कई प्रकार के नियम बनाए गए, कई प्रकार के दृष्टांत दिए गए। ये माना गया कि धनाधिक्य खराब होता है, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता भी नहीं होनी चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। हमारे यहाँ भर्तृहरि ने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि वैभव का महत्व क्या है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। सब कुछ वैभव में ही समाहित है। जिसके पास है वही वक्ता है, वही सारे गुणों से संपन्न है, दर्शनीय है। लेकिन यह एक पक्ष है। यह जो वैभव बाहर से दिखता है वह सुख का आधार नहीं हो सकता। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। सुख सुव्यवस्था और संयम से आता है, संचय से आता है। इस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जब सतत विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो राजनीति का एक आशय है, भाव है, निहितार्थ है, तो हम ईशावास्योपनिषद के बारे में विचार करते हैं। तेन त्यन्ते त्यक्तेन भुंजीता माँ गृदः कस्वित् धनम, कि हम त्यागपूर्ण भोग करें और आने वाली पीढ़ी को उतना छोड़ के जाएं
जो हमें प्रकृति ने दिया है। इस पर हमारी राजनीति हमेशा विचार भी करती है और मंथन भी करती है। आज जो वैश्विक व्यवस्था हो गई थी कोरोना काल में, उस पर ग्रहण लगा हुआ है, तो उसमें भोगशीलता पर बहुत ज़्यादा आग्रह था। सब कुछ आप कर्ज लेकर कर लीजिए, कार खरीद लेकर बनवा लीजिए। हमारे यहाँ भी इस प्रकार का दर्शन देने वाला एक आचार्य का नाम लिया जाता है, चार्वाक का। यावत जीवेता सुखम जीवेता ऋणम कृत्वा घृतम पीवेता भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जिए हम सुखपूर्वक जिए, आवश्यक हो तो ऋण लेकर के घृतपान करें, उससे बहुत कुछ मिलता है, तेज आता है, बल आता है। तो यह उनका भाव था, अर्थात हमें सुखपूर्वक जीना चाहिए। लेकिन सुख के लिए जो आधुनिक संसाधन हैं वह वस्तुतः हमें हमसे कहीं दूर करते चले जा रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए सुख के साधन जब भी हम विचार करें, कहा जाता है कि राजनीति सुखकर होती है, प्रियकर होती है, तब हम महाभारत में चलते हैं और विदुर को याद करते हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि विदुर, हमारे 100 पुत्र हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, जो बैरी हैं हमारे भाई के लड़के सब भटक रहे हैं इधर उधर, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, फिर भी सुख नहीं है। सुख के उपाय बताओ विदुर। महात्मा विदुर ने उनको सुख का उपाय बताया। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खट जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, हमारा जीवन चले, दिनचर्या चले, इसके लिए धन का प्रबंध होना चाहिए। और आज जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नित्य निरोग रहना चाहिए। जो हमारा सहचर्य सहचरी है, जिसके साथ जीवन यापन करना है, वह प्रियकर भी हो, प्रिय बोलने वाला भी हो, तब वाणी अच्छी होनी चाहिए। जो हमने राजनीति की आरंभिक परिभाषा बताई, सारिका की तरह मुख अर्थात मधुर वाणी, ये हमारी राजनीति स्वभाव सुख का केंद्र होता है। जो संतति है वो हमारी बात सुने, तब सुनेगी जिसकी बहुत ज़्यादा आज आवश्यकता है कि संस्कार पर हम बल दें। जो आश्रमों के गुण धर्म हैं, इस पर हम बल दें तो संतति अवश्य हमारी बात सुनेगी। हम इतना ज़्यादा आर्थिक दुनिया में व्यस्त हो गए थे कि अपनी संतान के लिए हमारे पास समय ही नहीं था। लेकिन आज हमारे पास पर्याप्त समय है अपने लिए, अपनों के लिए, आस्था के लिए, अनुनय के लिए, विनय के लिए, बहुत ज़्यादा समय। अब निश्चित रूप से हम पुनः संस्कार संपन्न हो रहे हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आखिरी है, वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या। विद्या वह होनी चाहिए जिससे हमारी आजीविका चले, आजीविका मिल सके, रोजगार के अवसर मिलें। तो इस प्रकार की हमारी विद्या होनी चाहिए। यह रास्ता शिक्षण संस्थानों से जाता है, पहले जैसे आश्रमों से जाया करता था। हमें इस पर ज़्यादा विचार करना है, और यह हम विचार करेंगे तभी जाकर हमारे यहाँ जो राजनीति के उदात्त लक्ष्य हैं, हम उसे पूरा कर सकेंगे। पहला लक्ष्य तो यही था कि हम पूरी धरा को ही एक परिवार मान ले। मौपनिषद में लिखा, अयम निज परो वेति गणना लोकचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह भारत उदार चरित्र के लोगों का देश है, और हमारे लिए पूरी धरा ही एक परिवार की तरह से है। इसलिए आज हम चिंता केवल अपनी नहीं कर रहे, अपने लोगों की नहीं कर रहे, पूरे संसार की चिंता कर रहे हैं कि मानवता सर्वत्र सुरक्षित संरक्षित रहे। जैसा परम पूज्य ने कहा कि सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। और यह दोनों भाव केवल अपने देश के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मानवता के लिए है। यह राजनीति का बृहद स्वरूप है, जिसको लेकर के हम चलते हैं। और मूलतः राजनीति सत्ता और शासित के अंतर संबंधों को भी रूपायित करती है। बौद्ध काल में इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। हमारे यहाँ गणतंत्रों की भी परंपरा रही है आज, जिसे हम कह रहे हैं। हमारा लोकतंत्र दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है और सफलतम लोकतंत्र है, इसमें कोई संशय नहीं। प्राचीन भारत में गणतंत्र थे, वह भी बहुत ज़्यादा सफल थे। वही सूत्र आज भी मानक हैं सफलता के, सत्ता के। तो पुराने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कटसी, मालव, शूद्रक, संकानी, कार्पार्जुन, अर्जुनायन जैसे बहुत सारे गणराज थे। वैशाली, कुशीनगर, कुशीनारा क्षेत्र से मैं आता भी हूँ। ये सारे गणराज थे और बहुत सफल थे। गौतम बुद्ध जी से पूछा गया
कि इन गणतंत्रों की सफलता के कारण क्या है जो आज के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने कहा, जल्दी जल्दी सभाएं करना और सभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होना। इससे जनता अपने प्रतिनिधि और शासक के विचार सुनती है, मंतव्य जानती है और एक लगाव भाव उत्पन्न होता है। नियमों का पालन करना ये सबके लिए आवश्यक है। नियम केवल पालित हों, ये अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों या जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे उन्हीं के लिए नहीं, जन सामान्य के लिए भी है। पहले था धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा हो जाती है। आज जो नियम का पालन करता है वो सुरक्षित है, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नियम भी ऐसे बनने चाहिए जो जनहित में हो, हमेशा इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। जिस व्यवस्था, समाज या राष्ट्र में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वो अनुभव की थाती लिए चलते हैं, वह समाज प्रगतिगामी समाज नहीं कहा जाता। इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यही मनुस्मृति में भी है, यही गणतंत्रों की सफलता का सूत्र बताते हुए भगवान बुद्ध ने भी कहा। क्या कहा? अंत में अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म निधनम श्रेय, यही गीता का संदेश है। अपने धर्म का पालन करना अर्थात अपने लिए निर्धारित दायित्वों का पालन करना चाहिए। और यही लेकर के भारतीय राजनीति कही जाती है शुचिता की राजनीति है, पवित्रता की राजनीति है। और जैसा गांधी कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति अभिशाप है, तो इसमें यही सिद्धांत है। शुचिता हो, पारदर्शिता हो, राष्ट्रभक्ति हो, दायित्व के निर्वहन का भाव हो, और यह सब रहेगा तभी हमारी वह अहिंसा की विचारधारा भी निरंतर प्रवाहित होगी, जो हमारी सनातन मान्यता से चली आ रही है। अहिंसा परमो धर्मा श्रुति स्मार्ट एव च, अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसा श्रुतियों और स्मृतियों में कहा जाता है। अर्थात हमारी राजनीति का भाव है कि हम जड़ चेतन सबसे प्रेम करें, सभी मनुष्यों से प्रेम करें, हम दुराव न रखें, लगाव रखें, यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम प्रगति की दौड़ में आगे हैं और कोई भाई हमारा पीछे छूट गया तो उसे आगे ले चलने के लिए हम सपोर्ट प्रदान करें, हम संबल प्रदान करें, यह हमारी राजनीति का भाव है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारी राजनीति का लक्ष्य बहुत उदात्त है। वह लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके सुख की बात करते हैं। यह हमारी राजनीति का व्यापक चरित्र है और स्वभाव है। अगर हम सब इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही यह राष्ट्र हिंदुस्तान पुनः दुनिया को आलोकित करने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राजनीति, व्यवहार और सिद्धांत के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, कला और विज्ञान के क्षेत्र में। हम विज्ञान की हमारी मान्यता है कि आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का बोध कर लेना ही विशिष्ट ज्ञान है। और आज यह कलयुग है, कल पुर्जों का युग है, तकनीकी का युग है। यह तकनीकी किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर भी हमारे शास्त्रों में विचार हुआ। और सबकी दिशा निर्देशित, नियंत्रित करने का अधिकार राजनीति को मिला, क्योंकि यही राजधर्म है और हिंदुस्तान का यही राष्ट्र धर्म है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संगोष्ठी से और परम पूज्य के आशीर्वाद से हमारी राजनीति ऐसी है और ऐसी बनी रहेगी कि आने वाले विश्व को हम पुनः आलोकित करेंगे अपनी आभा से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी मेधा से। और दुनिया की भी राजनीति शुचिता की राजनीति हो जाए तो राष्ट्रों के बीच टकराव नहीं होगा, सहमति होगी, सद्भाव होगा, सह अस्तित्व होगा और शांतिपूर्ण अस्तित्व होगा। आप सबने हमें अपने साथ जुड़ने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। श्री त्रिपाठी जी महाभाग ने सादा जीवन उच्च विचार इस सिद्धांत को क्रियान्वित किया। आपने चारवाक के पक्ष को रखा
सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सुख के वे पक्षधर होते थे, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते थे। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, यह उनकी मान्यता नहीं थी। फिर भी सुख की अभिव्यक्ति के लिए संयम के वे पक्षधर होते थे। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का अर्थ होता है डाका डाल के चोरी करके संपत्ति न ले, ऋण के माध्यम से संपत्ति भोग्य सामग्री अर्जित करे। ऋण चुकाने के लिए व्यक्ति को विवश होना पड़ता है। घृतम पिबेत, कोका कोला शराब मदिरा आदि न पीवे, इसका हम लोग घृत के पक्षधर थे। घृत के पक्षधर थे तो गोवंश के रक्षक भी अवश्य ही थे। ऋण के पक्षधर थे तो लूटने के पक्षधर नहीं थे। सुख के अविरुद्ध और अनुकूल जीवन के पक्षधर चारवाक भी होते थे। तो चारवाकों के जीवन से भी हमको शिक्षा लेनी चाहिए। इस समय तो हमको ऐसा भी शासन पर सुलभ नहीं है जो चारवाक के सिद्धांत को भी व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित कर सके। मैंने एक संकेत किया, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, सुस्पष्ट शब्दों में विविध भावों को रखा, उससे मैं बहुत ही प्रमुदित हूँ। नारायण नारायण। और धन्यवाद श्री त्रिपाठी जी, आपने बहुत सुंदर भावों को व्यक्त किया। पूज्य महाराज श्री का एक वाक्य है कि शासन तंत्र सबके केंद्र में होता है। शासन तंत्र में विकृति उत्पन्न होने पर, शासन तंत्र में दिशाहीनता आने पर विद्या, कला, धार्मिक, आध्यात्मिक, सेवा के प्रकल्प, चिकित्सा के प्रकल्प, कोई भी प्रकल्प सुरक्षित नहीं रह सकते। जब शासन तंत्र दिशाहीन हो जाता है तो सभी का दिशाहीन होना स्वाभाविक है। प्रसिद्ध ही है यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए शासन तंत्र को सुव्यवस्थित करना नितांत आवश्यक है। उन भावों को ही आपने बहुत सुंदर ढंग से सरल शब्दों में व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद।